हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज 10वीं दर्जा के दरख्शां उर्दू का दूसरा सबक हम लोग अफसाना की शक्ल में शुरू करने जा रहे हैं। जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसका उन्वान है भाभी जान, इसका सिन्फ है अफसाना और इसके अफसाना निगार हैं सोहेल अजीम आबादी। इससे पहले वाले अफसाना में सोहेल अजीम आबादी की बातें मैंने आपको बता दी है। अब इसके किरदार हैं रुकैया, जो भाभी के असल किरदार की शक्ल में, या ये असल किरदार हैं, इसको मरकजी किरदार भी कहते हैं। ये इसका नाम रुकैया है। उसके बाद रेहाना, जो उनकी बेटी है रुकैया की, ये असल किरदार, इस पर पूरा अफसाना घूम रहा है, इसको इसलिए असल किरदार कहते हैं। साथ में उनकी बेटी रेहाना जो है, वो किरदार में वो उनकी बेटी है रुकैया की। और तीसरा यह अख्तर, जो रेहाना के देवर हैं, रुकैया के देवर हैं। रेहाना के चचा हुए ये, रुकैया के देवर और रेहाना के चचा हुए अख्तर। और चूंकि आपके इसमें अफसाना में इनको एक मशहूर शायर के नाम से भी वो बताई है, रुकैया ने तारुफ कराया। उसके बाद है शम्मी नाम की एक लड़की है, जिसका के रुकैया पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त करती हैं। ये एक गरीब लड़की है जिसका पढ़ाई का खर्च रुकैया खुद बर्दाश्त करती हैं। इसके बाद है जमीला। ये जमीला ऐसा किरदार है जिससे अख्तर शादी करना चाहता है। अख्तर यानी रुकैया का देवर। इसके बाद है नन्हे भाई। ये रुकैया के शौहर हैं। अब नन्हे भाई का रिश्ता अख्तर से भाई का हो गया और रेहाना से बाप बेटी का हो गया। इस तरह रुकैया नन्हे की बीवी हो गई और सोहेल अजीम आबादी ने इसको इसी तरह सेट करने की कोशिश की है। इस किरदार के इस पर मैं आपके सामने अब इस कहानी का लाइन बाय लाइन मैं हर सत्र को पढ़ने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब रुकैया भाभी याद आती हैं तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है। उनकी याद के साथ साथ मुझे वह शम्मा याद आ जाती है जो कलीसा की ऊंची कुर्बानगाह पर जलती और पिघलती रहती है। और जब पादरी इबादत खत्म करके कुर्बानगाह से उतर जाता है तो भी वह खामोश जबान से खुदावंद यीशु का पैगाम सुनाती रहती है, जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया, मगर वह जो अब तक जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा और सबको नजात दिलाएगा। यानी भाभी जान याद आते ही, रुकैया याद आते ही क्या होता है कि सर जो है खुद ब खुद जज्बे एहतराम की वजह से क्या होता है, झुक जाता है। क्यों कि भाभी जान को उस चिराग की मिसाल देके बताई गई है जो कलीसा के ऊपर कुर्बानगाह पर जलती है और खामोशी से पिघलती रहती है। रुकैया भाभी की जात मुझे ऐसी ही शमा मालूम होती है जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती है और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है, ऐसा पैगाम जो अमर है। रुकैया भाभी जो है उसी शमा की मानिंदा, उसी चिराग के मानिंदा जो हर वक्त जलती और पिघलती रहती है और अपनी रोशनी फैलाती रहती है, और उनका पैगाम ऐसा है जो अमर है। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज दी, खैर तो है शहजादे, घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। भाभी की आवाज सुनकर मैं उठ बैठा। वह मुस्कुरा दी और बोली। भाभी ने अपने देवर को आवाज दिया। देवर का नाम जैसा कि आपने बोर्ड पर लिखा देखा अख्तर है। और क्या कहा, घोड़े बेचकर सोए हो। कहने का मतलब ये कि घोड़ा बेच दियो, अब घोड़ा दाना मांगेगा नहीं खाने के लिए, तो इसलिए जगना नहीं है, जगो। भाभी की आवाज सुनकर मैं उठ बैठा। वह मुस्कुरा दी और बोली, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना भी है।
भाभी यही तो मुसीबत है आपके साथ, सुबह हुई और उठाकर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिबे इल्म समझती हैं? भाभी बोली, आज कौन बूढ़े हो चुके हो, भाई उठो जल्दी करो। भाभी ने हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींच लिया। मैं जमीन पर खड़ा हो गया, वो हंसने लगी। मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। ये जुमले अख्तर कह रहे हैं, अफसाना में अख्तर के जरिए अफसाना निगार कहला रहे हैं कि भाभी ने जो बिस्तर से हाथ पकड़ के खींचा और अख्तर साहब जमीन पर खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि शुक्र है खुदा का कि मैं आपका स्टूडेंट नहीं हुआ। बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। बातें ना बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सो सका हूं। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। भाभी ने एतराज करते हुए कहा कि ठीक है, चाय पी लो, उसके बाद दूसरी किस्त सो लेना। यानी नींद में भी किस्त होने लगा। किस्त तो लोन में होता है या और चीज में होता है, अब नींद में भी यहाँ चुके भाभी रुकैया कह रही है उसको, अख्तर को, कि दूसरी किस्त सो लेना। किस्त का लफ्ज सुनकर मैं हंस पड़ा और वो बोली, किस्त का लफ्ज सुनकर कौन हंस पड़ा? अख्तर हंस पड़ा। और वो बोली, कौन बोली? भाभी जान बोली, रुकैया बोली, शायर होकर दाद नहीं देते? क्या लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया? अगर नवाबान अवध बाकी होते तो इस एक लफ्ज के इस्तेमाल पर एक जागीर तो जरूर बख्श देते। चलो भाई तुम जरा जल्दी करो, इतना ही सही। नहीं, रुकैया कह रही है कि तुम शायर हो और मेरे इस लफ्ज पर तुम मुझे दाद नहीं दे रहे। मैंने कितना अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया कि दूसरी किस्त सो लेना। अगर नवाबान अवध होते तो वो मुझे इस लफ्ज पर एक जागीर जरूर बख्श देते। और भाभी फिर कहते चलो ठीक है, सही है, आगे बढ़ो। और भाभी खाने के कमरे में चली गई। और जब थोड़ी देर में मेज पर पहुंचा तो बच्चे चाय खत्म कर रहे थे। नन्ही रिहाना बोली, नन्ही रिहाना जो अख्तर की भतीजी है, रुकैया की बेटी और नन्हे की बेटी है, तो वो बोली, क्या बोली सुनिए, चाचा जान हम लोग चाय खत्म कर चुके हैं, अब आप हमारी झूठी चाय पीजिए। अब हमारी झूठी चाय पीजिए। हम लोग चाय पी लिए, आप जो झूठी चाय बनी बची हुई है वो आप पीजिए। इसी बीच क्या हुआ कि स्कूल की लारी ने हॉर्न बजाया और बच्चियां ताली बजाती हुई बाहर चल दी। भाभी ने चाय ढालकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोली, अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? यानी भाभी रुकैया ने मुझसे सवाल किया अख्तर से कि अगर तुम जवान होकर इतनी देर तक सोते रहोगे तो फिर क्या करोगे, क्या होगा देश का भला? तो क्या कहा कि शेर कहूंगा और क्या करूंगा, और कुछ नहीं। भाभी माने खेज अंदाज से मुस्कुराई। मैं कुछ झेप सा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत देर तक इशारे कर रही थी, फिर वो आहिस्ता से बोली। भाभी ऐसे आवाज में बोली, माने खेज, कुछ माने रखने वाली बात से मुस्कुराई। और क्या? इसमें तब अख्तर क्या हुआ, झेप गया, मतलब अख्तर शर्मिंदा हो गया। और भाभी की मुस्कुराहट कुछ देर तक इशारा करती रही, फिर वो आहिस्ता से बोली। भाभी क्या बोली? तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठ बैठते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में मैं तो मुझे भी बड़ा जबर होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। शुरू में तुम्हारे जो भाईजान थे, यानी अख्तर को रुकैया मुखातिब करके कहती कि तुम्हारे भाईजान जो थे वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे, लेकिन शुरू में मुझे बड़ा जबर लगता था, लेकिन आज वह सवेरे जगने की जो आदत है वो मुझे काम आ रही है। मैंने पलट कर देखा, ये जुमले अख्तर के हैं कि मैंने पलट कर देखा, भाभी के सिंगार मेज पर नन्हे भाई की खूबसूरत सी रंगीन तस्वीर रखी हुई थी। वह मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें थीं। अब सिंगार मेज नाम का था, उस पर बच्चों की किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा मेज पर सिंगार की कोई दूसरी चीज भी न थी। रुकैया भाभी उदास हो गई और बोली। इसी बीच अख्तर ने सिंगार मेज पर अपनी निगाह डाली तो वहां देखा कि बच्चे की किताबें रखी हुई हैं और सिंगार में एक कंघी के अलावा कुछ नहीं था। और भाभी उदास हो गई और फिर बोली कि अख्तर, न जाने तुम्हारे भाईजान आज किस हाल में हैं। देखो उनके मुकदमे का क्या होता है। 1000 मील की दूरी पर मैं
उनके कोई काम भी नहीं आ सकती। चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फैसला होने वाला है। भाभी, जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदि थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। इस बात को बोलकर कि तुम्हारे भाईजान हजारों मील दूर हैं, हम उसके कोई काम नहीं आ सकते, उनके मुकदमे का फैसला होने वाला, वो भाभी रुकैया जो हर वक्त चहकती रहती थी और हंसती रहती थी, वह बात बोलकर वो क्या हो गई, बिल्कुल उदास हो गई, चुप हो गई। लेकिन एकाएक किसी के पांव की चाप सुनाई दी, फिर आवाज आई। एकाएक किसी के पांव के आने की आवाज सुनाई दी और फिर आवाज आई, क्या मैं आ सकती हूं? आ जाओ, भाभी ने कहा। आ जाओ, भाभी ने कहा। और एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा, भाभी ने देखते ही कहा, एक जवान सी लड़की दाखिल हुई। जब भाभी ने इजाजत दे दी अंदर आने की, तो एक जवान सी लड़की थी, वो आई। तो भाभी ने देखते ही कहा, आओ सम्मी, चाय पियो, मैं आज शाम को तुम्हारे घर जाने वाली ही थी, बुन दिए तुमने स्वेटर? सम्मी वही लड़की जिसकी रुकैया पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त करती थी, वही लड़की आई और उसको स्वेटर बुनने के लिए ऊन दिया गया था। उसने पूछा रुकैया ने कि उसकी स्वेटर बुन दिए? वही लेकर आई हूं। यानी सम्मी ने जवाब दिया कि वही लेकर आई हूं, ऊन बच गया था तो मैंने टोपी और मोजे भी बुन दिए हैं, बुन दिए। बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पियो। और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी। लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी, बोली, मैं चाय पी चुकी हूं। यानी वो लड़की जो आई थी, चूंकि अख्तर से नई नई मुलाकात थी, अख्तर के सामने वो चाय पीना नहीं चाह रही थी, वो शर्मा रही थी। उसने कहा कि मैंने चाय पी ली, जब मैं चाय पी चुकी हूं फिर भी पी लो, शर्माती क्यों हो? यह है मशहूर शायर अख्तर, तुम्हारे बड़े भाई। यानी रुकैया ने अख्तर का की तारुफ करा, अख्तर की पहचान कराते हुए कहा कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, मशहूर हैं, शायर हैं ये, और ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। मैं नाश्ता खत्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ। मैं नाश्ता खत्म कर चुका था, उठ खड़ा हुआ, ये अख्तर के जुमले हैं। भाभी, मैं जरा शहर से हुआ हूं, जाओ, मुझे भी जरा अस्पताल जाना है, चलो सम्मी तुम भी साथ चलो, चलो सम्मी तुम भी साथ चलो। मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को बंगले के हाथे से बाहर जाते देखा। उनके हाथ में दूध की वो बोतल थी जो बहुत देर से मेज पर रखी हुई थी। ये तो मुझे 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी के एक पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में है। 2 महीने पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था और उसका बच्चा पैदा हुआ है, उसका कोई भी देखने वाला नहीं। यानी भाभी के उस जमाने का, बहुत पुराने जमाने का एक मुलाजिम था, नौकर था, और उसकी बच्ची के शौहर का 2 महीना पहले इंतकाल हो गया था, और उसकी बच्ची के, यानी नौकर के बच्ची के बच्चे पैदा हुए थे, बच्चा पैदा हुआ था और उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। भाभी खुद ही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर 2 फरलांग पैदल जाती और दूध पहुंचाती हैं, और स्वेटर और मोजे उसी बच्चे के लिए बुनवाए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और शम्मी उनके कॉलेज की एक गरीब तालिब इल्म में थी जो सिर्फ उनके मदद के सहारे पढ़ रही थी। ये मैंने बोर्ड पर भी लिखा है कि शम्मी रुकैया जिस लड़की का खर्च, पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त करती थी, वही लड़की शम्मी थी, एक गरीब तालिब इल्म में थी। वो भाभी से मेरी सिर्फ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी, अलबत्ता खतो किताबत बहुत ज्यादा थी, लेकिन 3 दिन साथ रहकर मालूम हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन थी। सुबह उठकर काम शुरू कर देती। उनका जमाना भी बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और मामाएं होती थी, अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाजार से सौदा लाता था और खाना भी पकाता था। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी। पहले वह हजारों रुपये माहवार अपने शौक पर खर्च कर दिया करती थी, अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने के मिलते थे। ले देकर यही उनकी आमदनी थी। यानी एक जो शादी से पहले अपने मैके में थी, हजारों रुपये हर महीना अपने शौक पर खर्च कर देती थी, लेकिन आज वो 400 रुपया लेक्चरर का उनको कॉलेज से मिलता था और एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी तो उसका 50 रुपया, कुल 450 रुपये महीने की आमदनी पर वो अपने घरों का खर्च चलाती थी, अपना गुजारा करती थी, और फिर सम्मी जैसे गरीब लड़की की पढ़ाई का भी खर्च उठाती थी। और आगे बात बताई जा रही, सुनिए जरा गौर से।
बल्कि कुछ ज़्यादा ही। अपने और बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता, लेकिन वह भी बढ़ गया था। बच्चों और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक मुस्तकिल रकम उन्हें हर महीना मजदूरों और तालिब इल्मों के अंजुमनों को देना पड़ती थी। कॉन्फ्रेंसों और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थी। वही नहीं, बल्कि मजदूर और जो अंजुमनें थी, तालिब इल्मों की अंजुमनें, मजदूरों की अंजुमनें, इसमें ये इस ऑर्गेनाइजेशन को भी, इस तंजीम को भी इन्हें पैसा देनी पड़ती थी। और बल्कि कॉन्फ्रेंसों में आने जाने का किराया भी इसी 450 में अदा करना पड़ता था, बर्दाश्त करनी पड़ती थी। भाईजान की जब शादी, असल बात अब बताई जा रही है, जो अख्तर ने यहाँ पर एक अपना वो पेश किया, एहसास पेश किया है। क्या पेश किया कि भाईजान की जब शादी रुकैया भाभी से हुई थी तो हम लोगों का आम ख्याल था कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकती। एक तरफ भाईजान थे जिन्हें ऐसी सियासत से शौक था जो बार बार उन्हें जेल भेजवाया करती थी, और दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाजों की पाली थी और ऐसी माहौल में बढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ही जात सब कुछ होती है। और हम लोगों ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जिस तरह भी मैके में शान से रहती हैं रहा करेंगी और भाईजान जेल में रहेंगे। बाजों का तो यह ख्याल था कि भाईजान भी सियासत के चक्कर से निकलकर बैरिस्ट्री करेंगे और अपनी आलीशान कोठी में शान की जिंदगी गुजारेंगे, या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएंगे। लेकिन सबका ख्याल गलत निकला। भाईजान ने रुकैया भाभी को अपने रंग में जल्द ही रंग दिया और वह कदम ब कदम साथ चलने लगी। और शादी के बाद जैसे ही भाईजान गिरफ्तार हुए और उन्हें 2 साल की सजा हो गई, भाभी जान ने अपने लिए राह तलाश कर ली। बीए वो पहले ही कर चुकी थी, जल्द ही तैयारी करके एमए कर लिया और कॉलेज में लेक्चरर हो गई और अकलौती बच्ची की देखभाल में लग गई। यानी पहले से वो बीए की हुई थी रुकैया भाभी। शादी के बाद 2 साल के बाद जैसे पहली गिरफ्तारी हुई नन्हे भाई की, वैसे ही उसने एमए की तैयारी करके एमए कर लिया। और तैयारी कर लेने के बाद उसने एक कॉलेज में अपने आप को लेक्चरर की हैसियत से कायम कर लिया, कॉलेज में लेक्चरर हो गई और फिर अपनी एक छोटी अकलौती बेटी की देखरेख करने लगी। 2 साल के बाद जब फिर भाईजान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे और भाभी जान काम करती रही। फिर 2 बच्चे और हुए और उन्हें पालती रही। यानी कुल मिला के रुकैया भाभी के 3 बच्चे हुए। पहले 2 बच्चे, फिर 2 साल के बाद जेल से आने के बाद 2 बच्चे, तो 2 1 3 बच्चे। अब भाईजान 3 साल से नजरबंद थे और उन पर मुकदमा चल रहा था। तो भाभी जान बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी, लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझने लगी है और गम में भी खुशी का पहलू निकाल लेती हैं। वह सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाती, उनके कपड़े बदलती, खुद नहा धोकर तैयार हो जाती, बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देती। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की फरमाइशें करती। कौन उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता, कोई उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई ये नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वह बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती हैं, वरना बड़े लोगों से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाती और वहां भी पढ़ाने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई खत रोज लिखती और उन्हें डाक में डलवाती। आमतौर पर यह खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे जो हर रोज उन्हें खत लिखा करते थे। भाभी ने मज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वह बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वाले उनसे मशवरे तलब करते और वह बड़ी मोहब्बत के साथ उनके खतों का जवाब दिया करती। इस तरह के नए लिखने वाले न तो गलत फहमियों का शिकार होकर भाग जाएं
और ना उनकी दिल शिकनी हो, फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती। यानी इसमें कुछ बातें आई हैं। पहली चीज तो ये कि भाभी जान सुबह सवेरे जगती और बच्चों को नहलाकर उसे कपड़े बदलकर स्कूल भेज देती। फिर उनके पास कुछ लोग उनसे मुलाकात करने आते, वो लोग होते जो अपने बारे में सिफारिशें करवाना चाहते भाभी से। उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि अब बड़े लोगों से भाभी का वो ताल्लुक नहीं, बड़े लोगों से भाभी का ताल्लुक सिर्फ इन गरीबों की सिफारिश के दर्जे तक रह गया, इससे आगे नहीं। और फिर क्या करती, एक नया मशगला उन्होंने खोज रखा था। नया मशगला ये कि वो नए लिखने वालों को रोजाना खतूत लिखती और उनको मशवरे देती। यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है, मशीन मालूम होती थी। उनके खत लिखने के शौक से तंग आकर मैंने कहा, भाभी आपने क्या इल्लत पाल रखी है? कॉलेज में तो सर खपाती ही है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराई और बोली। नहीं, अख्तर ने कहा कि भाभी आपने ये क्या आदत, इल्लत माने आदत, ये क्या आदत पाल रखी है जो आप कॉलेज में तो सर खपाती ही हैं, यहां भी आप आके एक कॉलेज बना दिया है। भाभी ने बड़े अच्छे अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। सुनिए जवाब क्या, अख्तर इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूं, ये तो हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं। अगर मैं इन पौधों पर रोज छिड़काव नहीं कर सकती, इनकी खिदमत नहीं कर सकती कि इनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूं वो तो करना चाहिए। यह भाभी ने जवाब दिया कि रोजाना इस पर मैं पानी नहीं डाल सकूं तो कम से कम उतना तो कर दूं जितना मैं उस पर उसे कुछ फायदे पहुंचा सकूं। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप हो रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की शम्मी उनके पास आई। वह बहुत उदास थी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उसके होंठ कांप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वह रो देगी। भाभी ने हस्ब आदत उसे बिठाया और बातें की। फिर आने की वजह पूछी तो वह कुछ भी ना बोली। भाभी जितने इसरार के साथ पूछती, इसरार माने जिद के साथ पूछती, जितना बात को दोहराती, मालूम होता कि उसके होंठ उतने ही शिद्दत के साथ आपस में चिपकते जाते थे। आखिर वह कुछ न बोल सकी तो भाभी ने उसे पकड़ा और सोने के कमरे में ले गई, यानी बेडरूम ले गई। सोने के कमरे में ले गई, बेडरूम ले गई। यहाँ पर ऐसी बात ना सोचना कि वो जो सोना धातु है बहुत कीमती, उसके रूम में लेकर चली गई, क्योंकि वो तो भाभी जान तो खुद 450 रुपये महीने कमाती थी, उनकी जिंदगी तो खुद ही यह थी। सोने के रूम में लेकर गई और क्या सुनिए, दरवाजा अंदर से बंद किया और पूछा कि क्या बात है। लेकिन शम्मी कुछ बताने के बदले रोने लगी और भाभी के चुप कराने पर भी रोती गई। और बड़ी देर के बाद भाभी के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई के एमए की फीस दाखिल करनी है और रुपए का इंतजाम नहीं हो सका है। अब वह इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी उसके कॉलेज का खर्च देती हैं, अब वह भाई के लिए फीस मांगे। लेकिन दूसरा कोई और हमदर्द भी न था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वह सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शम्मी के गाल पर एक चपत लगाई और बोली, पगली इसमें रोने की क्या बात थी, आखिर इसमें शर्माने की क्या बात है। हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। यह कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियां लाकर शम्मी के हाथ पर रखकर बोली, ले जाओ, इसे बेचकर तुम्हारा भाई फीस अदा कर सकेगा। यह 2 चूड़ी थी, छोटी छोटी सोने की बनी हुई चूड़ी, और यह चूड़ी रुकैया ने शम्मी के हाथ पर रखी और कहा कि ले जाओ, इस चूड़ी को बेचकर तुम्हारे भाई एमए की फीस अदा करेंगे। लेकिन यह चूड़ी किसकी थी जरा ये सुनिए। जब माँ और बाप साबिर होता, सब्र करने वाला होता, तो बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है, बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्या है सुनिए, शम्मी शायद गिर जाती लेकिन भाभी ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम लिया और बोली, शम्मी सदा ऐसा ही जमाना नहीं रहेगा, दिन बदलेंगे, जाओ सवेरे चली जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। शम्मी चूड़ियों को लेकर चली गई। ये चूड़ियां वो थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने
नन्ही रिहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी और जिसे रिहाना ने सिर्फ एक बार पहना था। छोटी नन्ही सी रिहाना जो रुकैया की बेटी है, उसके लिए ये चूड़ी बना के लाई गई थी। रुकैया ने अपने खर्चों में से पैसे काट काट कर चूड़ी बनाई थी और वो चूड़ी रेहाना ने सिर्फ एक दिन पहना था। और एक दिन पहनने के बाद आज सम्मी के भाई के एमए की फीस अदा करने की जरूरत पड़ी तो रुकैया ने फौरन उस चूड़ी को निकाल के दे दिया, सम्मी को ले जाओ, इसे बेचकर अपने भाई के एमए की फीस अदा करवाओ। आज के बच्चे होते तो वो रोने लगते, छीन लेते माँ से, लेकिन माँ, क्योंकि रुकैया भी एक बड़ी शाबिर औरत है और सब्र तहम्मुल का नमूना है, उसी तरह उसकी बेटी रुकैया भी। सम्मी चूड़ियों को लेकर चली गई। ये चूड़ियां वह थी जो 2 दिन पहले भाभी जान ने नन्ही रिहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी, जिसे रिहाना सिर्फ एक बार पहना था। चूड़ियां देकर भाभी जान बहुत खुश थी, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया। जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया। जब कोई भलाई करने वाले लोग भलाई करते हैं, उनके दिल पर आसानी सा लगता है, दिल हल्का सा हो जाता है। उसी तरह भाभी जान को महसूस होने लगा। मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक जरूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उनकी मसरूफियतें और परेशानियां देखकर न मौका मिला और न हिम्मत हो सकती, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बगैर कोई मशवरा किए और मदद मांगे वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिला में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि उनसे हरगिज नहीं कहूंगी। अख्तर किसी मशवरे के तहत, किसी काम के तहत उनके पास आया था, लेकिन उनकी मसरूफियत देखकर, वो इंसान होकर भी मशीन की तरह खट रही थी, उनकी इन मसरूफियतों को देखने पर अख्तर ने यह फैसला कर लिया कि नहीं, अब मैं भाभी जान से कोई बात नहीं करूंगा, उनसे बिना मशवरा किए यह फैसला करिए वापिस चला जाऊंगा। आखिर भाभी ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। मैंने कह दिया, मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था भाभी। फिर वह बोली, और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। तुम्हारी जो शादी तुम करना चाहते थे उसमें क्या हुआ? सुना कि तुम्हारे और तुम्हारे घर वाले के बीच इख्तलाफ हो गया है। इख्तलाफ का मतलब इसमें राय में अलग अलग राय आ रही है, तुम कुछ चाह रहे हो और घर वाले तुम्हारे कुछ चाह रहे हैं। जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक एक अहमक लड़की से शादी कर लूं या फिर चुप बैठा रहो। एक अहमक लड़की यानी बेवकूफ लड़की से शादी कर लूं जो अम्मी कह रही है, या फिर चुप बैठा रहो। और वह जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली, मैंने लिखा यहाँ पर जमीला अख्तर जी से शादी करना चाहता था। तो भाभी क्या बोली सुनिए, अब भी चाहता हूं। अख्तर ने जवाब दिया कि अब भी चाहता हूं, लेकिन अम्मी ने कह दिया कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म है। मैंने कहा ये तो बड़ा जुल्म है तो, लेकिन क्या किया जाए, बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। फिर ये भी नहीं कर सकता। यानी ये बस अख्तर और उनकी भाभी रुकैया के बीच चल रही है कि अगर शादी नहीं करनी अपने पसंद से तो अम्मी के पसंद से कर लो। तो अख्तर कहा कि ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या सोचा, शादी तो जमीला से ही करूंगा और घर छोड़ दूंगा। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, ये जुमले अख्तर के हैं। तो फिर बिस्मिल्लाह, ब्याह कर रहे आओ, यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूं। रुकैया ने मशवरा दिया कि जाओ जमीला से शादी कर लो और ब्याह कर ले आओ, यहां रहेगी, मैं भी यहां अकेली हूं। उफ, भाभी के ये जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। किसका? अख्तर का सर चकरा गया। उफ, ये औरत है या अज़्म हिम्मत का सतून। हर रोज एक नया बोझ अपने लिए बढ़ाए जाती हैं। खुद अपनी जरूरतें और जिम्मेदारियां क्या कम है, मगर हिम्मत है, और सिर्फ हिम्मत के सहारे शौहर की दूरी और नजरबंदी का गम हंस हंस कर भुलाए जाती हैं। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया, ये औरत है। अख्तर कहता, उफ, क्या है ये औरत है या कोई हिम्मत का पहाड़ है, सतून है। ये नए रोज नई नई जिम्मेदारियां अपने अंदर
अपने ऊपर लादे जा रही हैं और ये उसको, चूंकि ये भी इनको परवाह नहीं कि उनके शौहर उनसे बहुत दूर है, नजरबंद हैं, और रोजाना इस गम को हंस हंस कर बर्दाश्त किए जा रही है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर होगी भाभी, जमीला बीमार है अभी। यानी अख्तर ने जवाब दिया था कि मैं भी यही सोच रहा था, अभी देर होगी, क्यों कि जमीला अभी बीमार है। यहाँ पर चूंकि अख्तर ने जमीला के बीमार होने का बहाना बनाया, यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं थी, चूंकि अख्तर इस बात को अभी आगे खुद कहेंगे। जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता तो वह फिर जिद पर आ जाती। हालांकि हकीकत यह थी कि मैंने फैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूंगा और उसे उनके पास रख कर कहीं तलाश रोजगार में निकलूंगा। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापिस आए तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी हैं। उनके हाथ में एक तार है जिसको वह हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही हैं। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल सौलाया हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान? अख्तर। भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज पर सर रखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तार पढ़ा। भाईजान को 4 साल की सजा हो गई थी। मैंने कुछ देर के बाद बमुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। और भाभी को जैसे सुकून आ गया, वह उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। इतना कहकर वह उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी जो आई और गुजर गई। लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी की नजर बार बार पुराने श्रृंगार मेज पर रखी भाईजान की तस्वीर का तवाफ करती रही मतलब घूमती रही। उसी वक्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरखास्त नामंजूर हो गई है और उसी रात उन्हें दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। उसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई और मैं भी वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुजरती जा रही थी और मुझे ऐसा मालूम होता था कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही थी। रेल तेजी के साथ गुजरती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे, नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। ये अभी आपकी किताब भाभी जान के अफसाने को मैंने एक एक लाइन, एक एक जुमले, एक एक लफ्ज वाइज पढ़ा। इसमें खास बातें जो आई, चूंकि रुकैया को सोहेल अजीम आबादी ने एक हिम्मत का किरदार बनाकर पेश किया। कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए वह नहीं घबराई। क्योंकि यह कहानी हमें एक सबक देती है, यह अफसाना मुझे एक सबक देती है, अगर हमारे सामने भी किसी तरह की मुसीबत आ जाए, हम उन मुसीबतों से नहीं घबराएं बल्कि उस मुसीबतों का मुकाबला करें। जिस तरह रुकैया नई नई बातों को, नई नई मुसीबतों को अपने सामने लेकर उसको झेल कर आगे बढ़ रही थी। बल्कि एक बात बड़ी अच्छी बताई अफसाना निगार ने इसमें कि रुकैया शादी से पहले अपने शौक पर हजार रुपए महीना खर्च कर देती थी, लेकिन शादी के बाद सिर्फ 450 रुपए महीने पर वो अपना घर भी चला लेती थी, अपने बच्चे की पढ़ाई का भी खर्च बर्दाश्त कर लेती थी। वही नहीं बल्कि गरीब, मजदूर और तलबा की तंजीमों को भी वह बाजाब्ता माहाना रकम दिया करती थी और कहीं आने जाने के लिए कॉन्फ्रेंसों में जो मामला था उसके किराए को भी वो अदा करती थी। बात यह है कि इस कहानी में रुकैया को एक ऐसा किरदार बनाकर सोहेल अजीम आबादी ने पेश किया जो किरदार ये बताने की कोशिश करता है कि इंसान अगर हिम्मत हार देता है तो छोटा से छोटा काम भी उसका बिगड़ जाता है या वो उस पर काबिज नहीं हो सकता या उसको नहीं कर पाता। अगर इंसान हिम्मत बांध ले तो बड़ा से बड़ा काम भी अगर सामने है, बड़ा से बड़ा पहाड़ भी सामने है, तो वो उसे तोड़कर उसके सामने रास्ता बना सकता है पहाड़ में। यह रुकैया की हिम्मत और रुकैया की किरदार साजी ने हमें बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे दरखास्त है कि आज आपने रुकैया भाभी के बारे में पढ़ा और सुना भाभी जान में, इसके बाद मैं इसका सवाल जवाब हल करूंगा, ये अगले वीडियो में आएगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को
सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मेरे चैनल का नाम है आदर्श ज्ञान सेंटर। इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबा दें और साथ साथ अपने साथियों को भी इसमें जुड़ने की गुजारिश करें, प्रेरणा दें, ताकि आपको आपके साथियों के साथ आपका अच्छा भविष्य, अच्छा रिजल्ट हो सके। इसी के साथ मैं अपनी आज के इस सबक को खत्म करता हूं। खुदा हाफिज।